Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture in Production and Operations Management. The course code is MGT 362 and the course book is Operation Management 10th edition by Jay Heiser and Barry Randall. Before we were currently on the chapter 4 of the book, which concerns forecasting. Before starting today's lecture, let us start with the summary of the previous presentations on this chapter. हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इनिशियली पहले शुरू में मैंने आपसे एक कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस की थी। कंपनी का नाम था डिज्नी वर्ल्ड। हमने देखा था कि डिज्नी वर्ल्ड किस तरीके से फोरकास्ट यूज़ करता है, किस तरीके से फोरकास्ट करता है और फोरकास्ट से जो आउटपुट निकलती है उसको किस तरीके से यूज़ करके अपने ऑपरेशंस और स्केड्यूल और मेंटेनेंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान करता है। हमने ये भी देखा कि डिज्नी वर्ल्ड अपनी फोरकास्ट के अंदर एरर को कम से कम करने की कोशिश करता है। उनकी जो 5 ईयर फोरकास्ट थी उसके अंदर अबाउट 5% एरर था और उनकी जो एनुअल फोरकास्ट थी वो अबाउट 0 to 3% उसके अंदर एरर था। हमने ये भी देखा कि उनकी डिफरेंट फोरकास्ट की टाइप थी जिसमें वो डेली फोरकास्ट बनाते थे, वीकली फोरकास्ट बनाते थे, एनुअल फोरकास्ट बनाते थे और फिर 5 ईयर फोरकास्ट बनाते थे। फिर इस कंपनी प्रोफाइल के बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग होती क्या है, किस तरह से की जाती है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें ये देती है। फिर हमने ये देखा कि जी फोरकास्ट के अंदर टाइम होराइजन क्या होता है। अगर आपने कोई फोरकास्ट करनी है तो किस टाइम तक अप्रोप्रिएट है, किस तरह की फोरकास्ट कितने टाइम तक आप कर सकते हो, कितना दूर आप फ्यूचर में देख सकते हो या फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हो। हमने ये भी देखा कि जी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है वो फोरकास्ट पे अफेक्ट करती है। उसके बाद हमने डिस्कस की डिफरेंट टाइप ऑफ फोरकास्ट, कौन कौन सी बेसिक टाइप ऑफ फोरकास्ट होती हैं। There were about 3 types of basic forecast. उसके बाद हमने इन्हीं लेक्चर्स के अंदर, इन चैप्टर 4 के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये भी डिस्कस किया कि जी इम्पोर्टेंस क्या होती है फोरकास्ट की। फोरकास्ट की जो 3 स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होती हैं कि जी ये ह्यूमन रिसोर्स को प्लान और स्केड्यूल करने में यूज़ होती है, इसी तरह ये कैपेसिटी को प्लान और स्केड्यूल करने में यूज़ होती है। कैपेसिटी अगर आपने बढ़ानी हो या कम करनी हो तो इस डिसीजन के लिए भी यूज़ होती है। कैपेसिटी ऑलरेडी देयर है तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसको किस तरीके से स्केड्यूल करना है, इसके लिए भी यूज़ होती है। और तीसरी चीज़ या तीसरा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग हमने डिस्कस थी कि सप्लाई चेन की मैनेजमेंट में यूज़ होती है। सप्लाई चेन की मैनेजमेंट में मोर स्पेसिफिकली कि आप फोरकास्ट के रिजल्ट्स पे अपने सप्लायर रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हो या लॉन्ग टर्म उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। हमने ये भी देखा कि किसी भी फोरकास्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। दीज आर दी 7 steps which any type of forecast technique we will be using or have already used in these lectures. These 7 steps of forecasting system will be included in all types of forecasting techniques that we have discussed so far and we will discuss later on in today's or future lectures. फिर हमने देखा कि जी फोरकास्टिंग की कौन कौन सी बेसिक अप्रोचेस हैं। फोरकास्टिंग की बेसिक 2 अप्रोचेस जो हैं वो एक क्वांटिटेटिव मेथड है और एक क्वालिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मेथड जिससे किसी तरीके से हम कुछ क्वांटिफाई कर लें, क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन नहीं मिलती। इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन, ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द फोरकास्टर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था कि टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग क्या होती है। टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग हमने देखी थी कि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट रैंडम कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट सीजनल कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट ट्रेंड कंपोनेंट होता है और एक चौथा जो कंपोनेंट था वो साइक्लिकल कंपोनेंट होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कि जी अगर आपके पास डाटा है टाइम सीरीज़ के अंदर, हमने ये भी डिस्कस किया था कि टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग करने के लिए डाटा की कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी
न्यूमेरिकल इन नेचर, ठीक है। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये जो है ये न्यूमेरिकल डाटा है, आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी कि डाटा की स्पेसिंग, यानी कि अगर आपने मंडे को कोई न्यूमेरिकल डाटा लिया है तो फिर ट्यूसडे को आपने न्यूमेरिकल डाटा, जो डाटा कलेक्शन के दरमियान में जो टाइम स्पेस है इट शुड बी इक्वल, ठीक है। या अगर आप बेशक टाइम स्पेस 1 मिनट भी हो मगर वो जो आपने डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो इक्वली टाइम पे आपने करना है, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इसी तरह सो ऑन, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये जो इनके दरमियान में स्पेसिंग है ये इक्वल स्पेसिंग है। इक्वल स्पेसिंग पे आपने न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करना है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए। इसी तरह हमने फोरकास्ट डिकम्पोजिशन ऑफ अ टाइम सीरीज़ के जो टाइम सीरीज़ के डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस करने के बाद डिफरेंट अप्रोचेस देखी कि जी टाइम सीरीज़ में किस किस तरीके से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। पहली जो अप्रोच थी वो थी नाइव अप्रोच। नाइव अप्रोच का मतलब ये था कि जो पहले डिमांड आई है वही डिमांड अब फिर से आएगी। फिर उसके बाद हमने देखा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ आप कह सकते हो वीकनेसेस थी, वो हमने डिस्कस की। मूविंग एवरेज के अंदर पहली वीकनेस क्या है? मूविंग एवरेजेस के अंदर पहली वीकनेस ये है कि जो चेंज इन ट्रेंड आता है, यानी कि डिमांड पहले ऊपर जा रही है और फिर एकदम फिर डिमांड एक खास लेवल तक गई और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई। तो ये क्या हुआ, पहले ट्रेंड ऊपर जा रहा था फिर ट्रेंड नीचे आ रहा है। तो ये जो चेंज इन ट्रेंड है ये मूविंग एवरेजेस से इतने अच्छे तरीके से हम इसको फॉलो नहीं कर सकते या कैच नहीं कर सकते। मूविंग एवरेजेस का एक फ़ायदा जो था वो ये था कि जो डाटा के अंदर इरेगुलरिटीज़ होती हैं या उसके अंदर थोड़ा बहुत जो रैंडम कंपोनेंट होता है उसको मूविंग एवरेजेस क्या करता था, स्मूथ आउट कर देता था। तो मूविंग एवरेजेस बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि डाटा के अंदर अगर कोई इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं तो उनको स्मूथ आउट कर दें, तो उसके लिए हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करते थे। इसका एक फ़ायदा ये था और दूसरा एक नुकसान जो इसका था कि ये जो चेंज इन ट्रेंड है उसको अच्छे तरीके से आराम से या तेज़ी से पकड़ नहीं सकती। एक और प्रॉब्लम जो मूविंग एवरेजेस का था वो ये था कि आपको बहुत ज़्यादा डाटा कीप करना पड़ता था। अगर आपने 3 मंथ मूविंग एवरेज लेनी है तो आपको पिछले 3 महीनों का डाटा चाहिए। अगर आपने 4 मंथ मूविंग एवरेज लेनी है तो पिछले 4 महीनों का या 4 टाइम पीरियड्स का आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। अगर आपने 5 मंथ लेनी है, 6 मंथ लेनी है तो उसी तरीके से आपको डाटा बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको हिस्टोरिकल डाटा बहुत कीप करना पड़ता था। इसके बाद जो हमने पढ़ी थी कि जी ये सारे प्रोज एंड कॉन्स जो मूविंग एवरेजेस के मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए। तो इनको मिटिगेट करने के लिए हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, वेटेड मूविंग एवरेजेस। ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेजेस का क्या फ़ायदा था, उसका जो एक एडवांटेज था फ्रॉम मूविंग एवरेजेस के, मूविंग एवरेजेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मूविंग एवरेजेस की जो मॉडिफाइड या बेहतर फॉर्म जो थी वो वेटेड मूविंग एवरेजेस थी। वेटेड मूविंग एवरेजेस ने क्या किया कि ये जो चेंज इन ट्रेंड पकड़ नहीं सकती ना, मूविंग एवरेज का प्रॉब्लम यह है कि जो चेंज इन ट्रेंड है उसको ज़रा देर से पकड़ती है। तो वेटेड मूविंग एवरेज ये चेंज इन ट्रेंड को ज़रा जल्दी पकड़ लेती है रिलेटिव टू मूविंग एवरेजेस। अगर आप वेटेड मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे होगे तो वो जो चेंज इन ट्रेंड है कि पहले डिमांड बढ़ रही थी और फिर कम हो रही है, तो ये जो चेंज इन ट्रेंड है वो रिलेटिवली जल्दी पकड़ा जाएगा या जल्दी आपको उसका चेंज इन ट्रेंड का पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसकी जो वीकनेसेस थी वो वही थी जो मूविंग एवरेजेस की थी। इसका जो फ़ायदा है कि चेंज इन ट्रेंड को जल्दी पकड़ लेता है। दूसरा फ़ायदा इसका वही वाला फ़ायदा है जो मूविंग एवरेजेस का था कि ये भी डाटा के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको आयरन आउट कर देता है या उनको स्मूथ कर देता है। तो मूविंग एवरेजेस का फ़ायदा क्या था कि वो डाटा के अंदर इरेगुलरिटीज़ को कम कर देता है, मगर उसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि वो
चेंज इन ट्रेंड को पकड़ नहीं सकता था। तो ये जो इसकी मूविंग एवरेजेस की जो प्रॉब्लम थी वो हमने वेटेड मूविंग एवरेजेस में कोशिश की उसको ख़त्म करने की कि जी वो जो चेंज इन ट्रेंड है उसको रिलेटिवली जल्दी पकड़ लेता है एज़ कम्पेयर टू मूविंग एवरेजेस। इसका भी वही फ़ायदा है कि जी डाटा के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको आयरन आउट कर देता है। डिसएडवांटेजेस इसके वही हैं जो आपके मूविंग एवरेजेस के थे कि जी जो लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा आपको रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग पढ़ी थी। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का जो एडवांटेज था वो ये था, जो बेसिक एडवांटेज था वो ये था कि जी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर आपको लार्ज हिस्टोरिकल डाटा नहीं रखना पड़ता। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर आप एक स्मूथनिंग कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, स्मूथनिंग कांस्टेंट अल्फा उसको डिफाइन कर लेते हैं और आपको सिर्फ एक महीने या एक टाइम पीरियड पहले का डाटा रखना पड़ता है और फिर आप उस स्मूथनिंग कांस्टेंट को यूज करके एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की टेक्निक्स लगा सकते हैं। जो आखिरी चीज हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से हम फोरकास्ट के अंदर एरर को मेजर कर सकते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े थे कि एक मैट था, एक MSE था और एक मैप था। ये आज मैं आपको फिर से इनकी समरी थोड़ी सी इस लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले एक दफ़ा इनको आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। आज हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि जी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग ने एक फ़ायदा हमें दिया था कि हिस्टोरिकल डाटा को सेव ज़्यादा करना नहीं पड़ता था। हमें एक टाइम पीरियड, पिछले टाइम पीरियड का अगर पता हो तो उसके साथ एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का कांस्टेंट लगा के हम अगले टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट कर सकते थे। आज हम देखेंगे कि अगर ट्रेंड हो डाटा के अंदर तो हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड का इसके अंदर भी यही है कि जी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की वन ऑफ दी डिसएडवांटेजेस ये था कि ये भी मूविंग एवरेजेस की तरह ट्रेंड को जल्दी नहीं पकड़ता, रिलेटिवली देर से पकड़ता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग भी डाटा के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको स्मूथ आउट कर देता है या उनको आयरन आउट कर देता है, मगर मूविंग एवरेजेस और वेटेड मूविंग एवरेजेस ट्रेंड डाटा के ऊपर नहीं लगाया जाता क्योंकि वो ट्रेंड को इतने अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं करते। तो फिर हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग टेक्निक्स को केटर किया है या उनको मोल्ड किया इस तरीके से कि अब वो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट के साथ ट्रेंड को भी कैप्चर करता है। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइंड, ये जो फोरकास्टिंग टेक्निक है ये सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि जी अगर आपके डाटा के अंदर ट्रेंड है तो आप उसको किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टेक्निक। फिर उसके बाद आज जो हम लेक्चर देखेंगे उसके अंदर हम सीजनल वेरिएशन इन डाटा देखेंगे कि अगर आपके डाटा के अंदर सीजनैलिटी आ रही है। अभी तक तो हमने देखा ना डाटा के अंदर अगर थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं या रैंडम कंपोनेंट आ रहा है तो उसको किस तरीके से स्मूथ आउट करना है। फिर हम देखेंगे कि जी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट, अब डाटा के अंदर थोड़ी सी रैंडमनेस भी है और ट्रेंड भी है तो फिर उसको हम किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। अब डाटा के अंदर सीजनैलिटी भी आ जाए तो फिर वो किस तरह से हम केटर करेंगे वो भी हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। These are the common errors, measure of error in any forecasting techniques। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, ये आज भी मैं थोड़ा सा आपको इनका आइडिया दे देता हूं। पहली जो टेक्निक थी उसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या मैड। ठीक है, मैड क्या होती है कि जी जो आपकी एक्चुअल फोरकास्ट है, जो आपकी एक्चुअल डिमांड आई है उसमें से जब आप फोरकास्ट को माइनस कर देते हो तो उसका एब्सोल्यूट
जो आएगा उस एब्सोल्यूट को आपने एडअप करना है और उसको डिवाइडेड बाय n कर देना है। इस तरीके से हम मैड की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा जो कॉमन मेजर ऑफ एरर इन एनी फोरकास्टिंग टेक्निक है उसको कहते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर या MSE। मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या करता है, वो आपका जितना भी फोरकास्टिंग, पहले तो हमने क्या किया था, एक्चुअल जो आपकी डिमांड आई है और जो आपकी फोरकास्ट आई है उसका डिफरेंस ले लिया था और उसको हमने एब्सोल्यूट साइंस के दरमियान में डाल दिया था। अब डिफरेंस कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो जब ये एब्सोल्यूट साइंस लगेंगे तो इन दोनों केसेस के अंदर आपका ऊपर वाला कंपोनेंट पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। अब नीचे जो है मीन स्क्वेयर्ड एरर, इसके अंदर हम फोरकास्ट एरर लेते हैं। फोरकास्ट एरर वही चीज होता है कि जो एक्चुअल है उसमें से फोरकास्ट को जब आप माइनस करोगे, जो आपकी एक्चुअल डिमांड महीने की आई है और जो आपने उस महीने की फोरकास्ट की थी उसको माइनस करोगे, तो वो वही चीज है जो ऊपर मैड में हम निकाल रहे हैं, मगर इसको हम एब्सोल्यूट साइंस के अंदर नहीं डालते बल्कि हम इसको स्क्वायर में डाल देते हैं। तो स्क्वायर से क्या होता है, अगर आप 5 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 25 आएगा। अगर आप -5 का स्क्वायर लेते हो तो फिर क्या आएगा, फिर भी आपके पास 25 आएगा। तो हमें अब इसको एब्सोल्यूट साइन में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने उसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है। तीसरा जो टेक्निक थी किसी भी फोरकास्ट के अंदर एरर को मेजर करने की, वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ठीक है। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये परसेंटेज का वर्ड आ रहा है कि आपने किस तरीके से जो एरर आपका आ रहा है उसको किसी तरीके से किसी परसेंटेज में लाएं, कि जो एरर किसी फोरकास्ट के अंदर आया है उसको जब हम डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिमांड कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर पता चल जाएगा। तो वो सिर्फ इसके अंदर ये बात है कि जी परसेंटेज एरर निकल आएगा कि आपकी जितनी डिमांड थी उसका कितना % आपने एरर किया अपनी फोरकास्ट के अंदर। ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि आपको रिलेटिव टू दी एक्चुअल आइडिया हो जाता है कि जी एक्चुअल क्या था और उसका कितना % हमने फोरकास्ट के अंदर एरर दिया है। तो ये भी ये पिछले 2 टेक्निक से जरा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देती है। जो मैड है और MSE है उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कितना एक्चुअल था और एक्चुअल के रिलेटिवली कितना एरर था। इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जो MAPE मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है। वही बात इसकी किस तरीके से हमने किया, आपके पास एक कॉलम के अंदर क्वार्टरली डाटा है, उसके बाद एक्चुअल डिमांड जो आपकी आ रही है वो दूसरे कॉलम के अंदर है, और फिर हमने फोरकास्ट की यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। फोरकास्ट जब हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से किया तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमने 0.1 यूज की, और दूसरी जब हमने अल्फा की वैल्यू 0.5 यूज की तो उससे हमारे पास एक और फोरकास्ट आ गई। फोरकास्ट एक ही टाइम पीरियड की है, मगर एक के अंदर हमने अल्फा की वैल्यू 0.1 इस्तेमाल की है और दूसरी के अंदर हमने अल्फा की वैल्यू 0.5 यूज की है। ये दोनों हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के थ्रू फोरकास्ट की हैं। अब इनका मैड, MSE, MAPE किस तरह निकालना है वो सारे का सारा आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर भी डिस्कस हुआ हुआ है, और ये सब कुछ मैंने पिछली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया था। इससे रिजल्ट क्या निकला था कि जी जब हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर अल्फा यूज कर रहे हैं 0.1, तो हमारी जो फोरकास्ट के अंदर एरर है वो रिलेटिवली कम आ रहा है एज कम्पेयर टू कि जब हम अल्फा की वैल्यू 0.5 यूज करते हैं। तो ये एक मेथडोलॉजी है जिससे हम अल्फा की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं या फाइन ट्यून कर सकते हैं। हम हिस्टोरिकल डाटा पे अल्फा की वैल्यू चेंज करके लगाएं, उनका एरर देखें और उनको कंपेयर कर लें। जिस अल्फा पे सबसे कम एरर आ रहा है तो उस अल्फा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की फोरकास्ट करने के लिए। इसमें देखें, पहली जब हमने अल्फा 0.1 यूज किया तो आपका मैड 10.3 आ रहा है। जब हमने अल्फा 0.5 यूज किया तो आपके पास मैड जो आ रहा है वो 12.33। क्योंकि 10.3 छोटा है 12.3 से, तो हमारे इस केस के अंदर हमें पता चल रहा है कि अल्फा की वैल्यू 0.1 हो तो ज़्यादा अच्छा, हमारे पास ज़्यादा अच्छी फोरकास्ट आएगी, या वो फोरकास्ट आएगी जिसके अंदर एरर कम होगा।
इसी तरह MSE की वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू इससे कम है, तो इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि जी अल्फा 0.1 अगर हम रखेंगे तो उसमें हमारे पास कम फोरकास्टिंग आएगा, कम फोरकास्टिंग एरर आएगा। तीसरा जो केस है जो मैप का है कि हमें पता चल गया कि जी टोटल जो डिमांड थी उसका 5.59% एरर इससे आया है जब हमने अल्फा 0.1 रखा है, एज कंपेयर टू 6.76 जो अल्फा 0.5 के साथ आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से किसी प्रोडक्ट की फोरकास्ट कर रहे हैं डिमांड को या किसी भी उसकी किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो अगर हम अल्फा 0.1 रखेंगे तो हमारे पास जो एरर है वो इसमें कम आएगा एज कंपेयर टू अल्फा अगर हम 0.5 रखेंगे। ठीक है, अब आज जो हमने देखना है ये तो ज़रा सी समरी हो गई ना, पिछले लेक्चर का जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने फिर से समराइज कर दिए। जो आज जो नया टॉपिक है कि जी अब डाटा के अंदर थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ भी हैं, अगर इरेगुलरिटीज़ है या रैंडम कंपोनेंट है तो उसको तो हम स्मूथनिंग से हटा देंगे, मूविंग एवरेजेस से भी हम निकाल सकते थे उनको, वेटेड मूविंग एवरेजेस से भी उन इरेगुलरिटीज़ को हटा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से भी उन इरेगुलरिटीज़ को हटा सकते हैं। अब क्या करें कि जी इरेगुलरिटीज़ भी हैं डाटा के अंदर और डाटा के अंदर ट्रेंड भी है। अभी तक हमने जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की हैं, मूविंग एवरेजेस, वेटेड मूविंग एवरेजेस या एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, वो ट्रेंड को इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकती, चेंज इन ट्रेंड इतने जल्दी तरीके से पकड़ नहीं सकती या उनको एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर हमने एक और फोरकास्टिंग टेक्निक यूज़ की जिसको हम कहते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या है कि जी आपने उस डाटा के अंदर जिसके अंदर ट्रेंड आ रहा है उसके अंदर आपने फोरकास्टिंग करनी है। फोरकास्टिंग कैसे होगी कि जी आपके पास इसके अंदर दो कंपोनेंट डल गया है, एक कंपोनेंट आपका इसके अंदर आ जाएगा फोरकास्टिंग कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा स्मूथनिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलें फिर हम देखते हैं कि जी अगर आपके डाटा के अंदर इरेगुलरिटीज़ भी हैं, रैंडम कंपोनेंट की इरेगुलरिटीज़ हैं और आपके डाटा के अंदर ट्रेंड भी है, तो अब फिर हम क्या कर सकते हैं। अभी तक जो हमने जितनी भी टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग की टेक्निक्स पढ़ी हैं, मूविंग एवरेजेस, वेटेड मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, उन सारों के अंदर कुछ फ़ायदे थे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, कुछ उनकी वीकनेसेस थी। उन सारों के अंदर एक वीकनेस ये कॉमन थी कि जो चेंज इन ट्रेंड है या ट्रेंड जो ओवरऑल कंपोनेंट है डाटा के अंदर उसको वो सही तरीके से फोरकास्ट नहीं कर सकते थे। तो अब ट्रेंड अगर आपके डाटा के अंदर आ रहा है तो फिर हम उसके लिए एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट की टेक्निक यूज़ करेंगे। ये स्पेसिफिकली उस डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर ट्रेंड भी हो और जिसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ भी हों। तो ये डाटा के अंदर जो रैंडम कंपोनेंट होता है उसको भी स्मूथ आउट कर देता है और डाटा के अंदर अगर ट्रेंड हो तो उसको भी अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर सकता है। ठीक है, इसका बेसिक जो दो चीज़ें हैं कि जी ये आपकी इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट इसके अंदर एक्सपोनेंशियली स्मूथेड फोरकास्ट है कि जो पिछली हमने टेक्निक पढ़ी थी ना एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की, उसके अंदर भी हम फोरकास्ट करते थे। तो ये फोरकास्ट को स्मूथ आउट करता है और ये वाला जो इसका कंपोनेंट है FT वो ये वाला काम करता है, स्मूथनिंग आउट का जो इफेक्ट है वो F ऑफ T डालता है। इसी तरह जो डाटा के अंदर ट्रेंड है उसको किस तरीके से कैप्चर करना है, उसको एक्सपोनेंशियली स्मूथेड ट्रेंड का कंपोनेंट यानी T सबस्क्रिप्ट T कैप्चर करता है। अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की जो हमने पढ़ी थी जो इक्वेशन थी वो ये थी कि जी आपने जिस टाइम को फोरकास्ट करना है उससे पहले की फोरकास्ट क्या थी और प्लस आपने अल्फा क्या सेलेक्ट किया है और आपके पास उस टाइम से पहले के टाइम में क्या एक्चुअल डिमांड थी और आपकी उस टाइम से
पहले के टाइम पीरियड में आपने क्या फोरकास्ट की थी। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की जो फोरकास्टिंग टेक्निक पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला ये था कि अगर आपने इस मंथ, आपने अगले मंथ की, आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो ना, फोरकास्ट कर रहे हो, ये आपका पिछला महीना है और अब आपने अगले महीने की फोरकास्ट करनी है, तो आप इस पॉइंट पे खड़े हो ना, आपके पास पिछले महीने का डाटा आया हुआ है, सेल्स डाटा या एक्चुअल डिमांड क्या है, और इस पॉइंट पे खड़े होके आपने अगले महीने के लिए फोरकास्ट करनी है। तो हमने क्या किया कि जी आपके पास पिछले महीने का आपने फोरकास्ट क्या किया था, पिछले महीने की एक्चुअल डिमांड क्या थी और पिछले महीने की फोरकास्ट क्या थी, और आपने एक अल्फा की वैल्यू आर्बिट्रेरी या थ्रू ट्रायल एंड एरर, जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया प्रोसीजर, उससे सेलेक्ट करके आपने अगले महीने की फोरकास्ट की थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था कि सिर्फ आपने स्मूथ आउट कर दिया था डाटा को। अब ट्रेंड भी है, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट की इक्वेशंस आएंगी। वो इक्वेशंस क्या हैं? आपके पास जो पहला फोरकास्ट का कंपोनेंट है एफ ऑफ टी, वो होगा अल्फा, वही एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का कंपोनेंट। आपके पास पिछले महीने की एक्चुअल डिमांड क्या है, आपके पास पिछले महीने की फोरकास्ट क्या थी, और पिछले महीने का ट्रेंड क्या था। आप अब इस पॉइंट पे खड़े हुए हो ना, पिछले महीने का आपके पास डाटा है, अब आपने इस महीने के लिए फोरकास्ट करनी है ना, इस महीने की फोरकास्ट करनी है। तो इसके लिए अब आपने बताना है कि जी किस तरीके से हम फोरकास्ट इस महीने की कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट दी पेन हेयर। आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो ना, इस पॉइंट पे ये डाटा आपके पास आया हुआ है और इस पॉइंट पे आपने इस महीने की फोरकास्ट करनी है। तो आपके पास ये वाला कि पिछले महीने में डिमांड क्या थी, ये वाला कंपोनेंट भी आपके पास है। आपके पास पिछले महीने में आपने फोरकास्ट क्या की थी, पिछले महीने की फोरकास्ट आपने इस पॉइंट पे खड़े होके की थी कि जी आपके पास उससे पिछले महीने का डाटा था और आपने इस महीने की फोरकास्ट कर दी थी। तो ये आपके पास पिछले महीने की फोरकास्ट भी होगी। इसका जो एक्चुअल डाटा है वो ए ऑफ टी -1 से पता चल जाएगा। अब आपने इस महीने की फोरकास्ट करनी है। ठीक है, अब आपके पास पिछले महीने का ट्रेंड भी होना चाहिए कि जी इस महीने में ट्रेंड क्या हुआ, t-1। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट यूज करने के लिए आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन या 3 वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ट्रेंड कंपोनेंट है वो किस तरह से आप फोरकास्ट करोगे, इसके अंदर एक नया कांस्टेंट हमने यूज किया है या नया स्मूथनिंग कांस्टेंट यूज किया है। इसको कहते हैं ट्रेंड एडजस्टमेंट स्मूथनिंग कांस्टेंट, जिसका नाम है बीटा। एफ ऑफ टी आपके पास वही इस महीने की आपने फोरकास्ट क्या करनी है। अब ये वाली वैल्यू आपको इस पॉइंट से मिल जाएगी ना, आपने पहले फोरकास्ट की इस महीने की और फिर आपने इसको यूज किया ट्रेंड की कैलकुलेशन की कि जी इस महीने का ट्रेंड कितना होगा। पिछले महीने की फोरकास्ट आपने क्या की थी और पिछले महीने का ट्रेंड क्या था। जब आप ये दोनों वैल्यूज निकाल लोगे तो अब आप फोरकास्ट कर सकते हो अगले टाइम पीरियड की। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू इनकॉर्पोरेट होगी टी ऑफ टी निकालने के लिए। ये देख रहे हैं ना इधर, एफ ऑफ टी की कैलकुलेटेड वैल्यू टी ऑफ टी के निकालने में यूज होती है। तो सबसे पहले आपने एफ ऑफ टी निकालना है, फिर उसके बाद टी ऑफ टी निकालना है और फिर आपने फोरकास्ट करनी है जिसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट होंगे। दिस इज फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड, FIT। ठीक है, तो अब आपने फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड करनी है। अब इस फोरकास्ट का क्या फायदा होगा, इसके अंदर आपका जो डाटा है उसके अंदर कोई इरेगुलरिटीज हैं तो वो स्मूथ आउट हो जाएंगी। अगर आपके डाटा के अंदर कोई ट्रेंड है तो वो ट्रेंड भी अच्छे तरीके से फोरकास्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट किया वही आपके पास अब हम देखते हैं। एक मंथली डाटा है, मंथली डाटा 1 2 3 4 5 अप टू 10 मंथ्स का डाटा है। आपके पास एक्चुअल डिमांड है। ठीक है, अब ये तो हमने पहले से एक्चुअल डिमांड भर दी है। आप इस स्टेज पे खड़े हुए हो, आपके पास एक्चुअल डिमांड थी और आपने पिछले महीने की फोरकास्ट निकाली थी। आपने देखा कि जी पिछले महीने में ट्रेंड क्या आया था और फिर आपने एक फोरकास्ट पिछले महीने की थी। अब आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो और आपने फोरकास्ट करनी है इन टाइम पीरियड्स की। ठीक है,
अब आपने फोरकास्ट करनी है ना। ये एक्चुअल डिमांड अभी तक नहीं आई, बल्कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो और आपने फोरकास्ट करनी है इस टाइम की। ये एक्चुअल डिमांड तब आएगी जब दूसरा महीना खत्म हो जाएगा ना, तीसरे महीने पे, तो ये एक्चुअल डिमांड आई हुई होगी कि जी एक्चुअल क्या थी। वो हम किस तरीके से निकालेंगे, आपने अल्फा की वैल्यू इस केस के अंदर हमने 0.2 रखी हुई है, पिछले महीने की, अब आप इस पॉइंट पे खड़े हो ना, ये आपने निकालनी है। तो पिछले महीने की क्या एक्चुअल डिमांड थी, पिछले महीने की जो एक्चुअल डिमांड थी आपको पता है। पिछले महीने की आपने फोरकास्ट क्या की थी, पिछले महीने की फोरकास्ट आपने कहा था कि जी एफ ऑफ टी जो होगी वो 11, ठीक है। और फिर आपने पिछले महीने का ट्रेंड किस तरीके से फोरकास्ट किया था, पिछले महीने का जो ट्रेंड है वो फोरकास्ट हुआ था, पिछले महीने का जो ट्रेंड था वो भी आपने निकाला हुआ था। इससे आपने एफ इस महीने की या सेकंड मंथ की आपने फोरकास्ट निकाली और आपने कहा कि जी इस महीने जो या सेकंड मंथ में जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है चीज़ों की, दैट इज़ अराउंड 12.8, ठीक है। अब ये आपने निकाल ली, एक कंपोनेंट निकाल लिया फोरकास्ट का। इससे क्या हुआ, आपने इरेगुलरिटीज को जरा स्मूथ आउट कर दिया और अब आपने ट्रेंड का कंपोनेंट निकालना है। ट्रेंड के कंपोनेंट ने आपने कोई बीटा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू भी उसी तरीके से सेट की जा सकती है जिस तरह अल्फा की वैल्यू हमने सेट की थी। अल्फा की वैल्यू हमने देखी थी ना, ट्रेंड फोरकास्ट निकाल के उसका एरर मेजर किया था। तो आप बीटा की वैल्यू भी उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि जी हिस्टोरिकल डाटा पे फोरकास्ट लगा के देखो और देखो कि जी किस बीटा की वैल्यू पे कम से कम एरर आ रहा है। तो वो उसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं जिस तरह हमने अल्फा को सेट किया था, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जी सेकंड मंथ की हमने ट्रेंड निकालना है, सेकंड मंथ की हमने फोरकास्ट निकाल ली है, ठीक है। पिछले महीने की फोरकास्ट हमने क्या निकाली थी, बीटा की वैल्यू हमने 0.4 सिलेक्ट की हुई है और पिछले महीने का हमने ट्रेंड क्या निकाला था। जब आप ये डालोगे तो आपके पास इस महीने का ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड करनी है, तो आप जब फोरकास्टेड कंपोनेंट जो आपने इधर से निकाल लिया इस महीने का और ट्रेंड कंपोनेंट इस महीने का जो आपने निकाल लिया, उनको एडअप करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू इस महीने की जो फोरकास्ट है इंक्लूडिंग ट्रेंड वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर आगे चलते जाओगे। आपने इस पॉइंट का तीसरे महीने का करना है, तो तीसरे महीने के लिए जो है आप दूसरे महीने के बाद आपके पास एक्चुअल डिमांड आ जाएगी, फिर आप वही प्रोसीजर स्टार्ट करोगे इन सारों के लिए, ठीक है। आपके पास तीसरे महीने के बाद एक्चुअल डिमांड जो एक्चुअल डिमांड आ जाएगी तीसरे महीने की इस पॉइंट पे, तो फिर आप चौथे महीने के लिए फोरकास्ट करना, ये सारा आप इटरेटिवली फिर सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए जी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड। अब आपको देख लें एक्चुअल डाटा जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हैं या कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस हैं या कुछ ना कुछ नॉइज है, वो सारे का सारा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से जरा क्लियर आउट हो गया है। ये आप देखें थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से ये जो इरेगुलरिटीज थी ये क्लियर आउट हो गई हैं, जरा कम स्मूथ आउट हो गई हैं, ठीक है। दूसरी चीज डाटा के अंदर एक ओवरऑल ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड, वो भी आपका फोरकास्ट एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट से वो वाला भी मसला आपका हल हो गया है। अब ओवरऑल डाटा के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है। तो इस तरीके से हम, अगर आपके डाटा के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज है और कुछ उसके अंदर ट्रेंड है, तो हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट यूज करके हम उस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा, हमने ये देखा कि जी आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है, उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज हैं तो हम उसको स्मूथ आउट कर देते हैं, और अगर उसके अंदर कोई ट्रेंड है तो हम उस ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब आप लेट्स से कि जी आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है और उस डाटा से आपने एक इक्वेशन या एक ट्रेंड लाइन निकालनी है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, यानी कि लेट मी से कि जी आपके पास एक हिस्टोरिकल डाटा है जिसके अंदर ये आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपके पास टाइम है, ठीक है।
एक साल इतनी डिमांड, दूसरे साल इतनी डिमांड, तीसरे साल इतनी डिमांड, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल। तो ये आपके पास एक हिस्टोरिकल डाटा आ रहा है किसी प्रोडक्ट की डिमांड का। अब आप चाहते हो कि जी मैं इस पे एक लाइन पास कर लूं या एक इक्वेशन निकाल लूं या एक ट्रेंड की इक्वेशन निकाल लूं कि जी ठीक है 5 साल का तो है अब हमारे पास, अब छठे साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन करते हैं। ये ट्रेंड प्रोजेक्शन क्या होती है कि सेट ऑफ डाटा, जो पॉइंट्स ऑफ डाटाज है ना आपके पास, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का सिर्फ पॉइंट्स ऑफ डाटा है, उसके ऊपर एक लाइन सेट करने की या एक लाइन फिट करने की कोशिश करती है और इसको हम कहते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन। यही टेक्निक हम रिग्रेशन एनालिसिस में भी करते हैं और वही हम बाद में पढ़ेंगे, मगर एट दिस पॉइंट लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंड प्रोजेक्शन। फिटिंग अ ट्रेंड लाइन to historical data points to project into the medium to long range। ठीक है, अब आपके पास किसी भी हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स पे आपने अगर एक ट्रेंड लाइन को फिट करना है, और क्यों फिट करना है कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कर सको, तो हम ट्रेंड प्रोजेक्शन यूज करते हैं। नॉर्मली जो ट्रेंड प्रोजेक्शन होती है it uses least square basically least square techniques कि जी आप एरर जो होता है उसका स्क्वायर लेते हो और उसको, वो जो स्क्वायर्ड एरर होता है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हो। और ये टेक्निक लीनियर होती है। लीनियर टेक्निक के अंदर जो इक्वेशन बनती है वो ये होती है कि जी आपने एक इक्वेशन निकाली y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब ये जो y के ऊपर कैप है, इट शोज के जी इट इज अ प्रिडिक्शन, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, इट्स अ प्रिडिक्शन। आपके पास जो सारा डाटा था ना, उस जो पॉइंट्स में डाटा था, उन डाटा पे आपने एक लाइन फिट की है और उस लाइन की जो इक्वेशन है वो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। ठीक है, कैप हम इस पे यूज इसलिए कर रहे हैं कि इट्स अ प्रिडिक्शन, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, इट्स अ प्रिडिक्टेड वैल्यू। आपके पास जो a का कंपोनेंट है वो शो करता है कि आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर यहां से स्टार्ट हो रही है तो ऐसे लाइन हो रही है, तो ये आपको a शो करता है। y एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस तो आपके पास हमारी एग्जांपल के अंदर टाइम थी ना, y आपके पास कोई किसी प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो ये जो इंटरसेप्ट है y के साथ, ये हम a से फाइंड आउट करते हैं। और जो b का कंपोनेंट है वो इस लाइन का स्लोप होता है कि ये लाइन कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है। ये जो स्लोप होता है ये b इससे b कैप्चर करता है। और x जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो y डिपेंड कर रही है x पे, x किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, x इंडिपेंडेंट है, वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट x को कह रहे हैं और y को जो हम कह रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। अच्छा जी, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो ये अस्यूम करता है कि जो आपकी जो डेटा पॉइंट्स हैं और जो आप लाइन उनके दरमियान में फिट करना चाह रहे हो, उसका जो एरर है, जो उसके अंदर डेविएशन आ रही है, वो कम से कम हो। ये आपके पास एक्चुअल डाटा पॉइंट है जो आपने हिस्टोरिकल डाटा से निकाला, जो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है। ठीक है, ये वो y कैप की वैल्यू है जो आप सेट करना चाह रहे हो या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, वो लाइन है जिसको आप इन पॉइंट्स पे, डाटा पॉइंट्स पे सेट करना चाह रहे हो। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, अब लीस्ट स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो इन दोनों के दरमियान में एरर है, इसको स्क्वायर कर दिया जाए और वो जो स्क्वायर्ड है दैट शुड बी मिनिमम। इसका भी जो एरर है उसको जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो जो स्क्वायर्ड एरर है दैट शुड बी मिनिमम। जब सारे पॉइंट्स को आप इनके साथ
स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वो लेंथ से एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो सारे का सारा जो एरर है इट शुड बी, ये जो एरिया है इट शुड बी मिनिमम एरिया। लीस्ट स्क्वायर की ये अजम्पशन है। लीस्ट स्क्वायर मेथड मिनिमाइजेज द सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर। एरर तो आपके पास डेविएशन क्या है, वो लीनियर है ना, एक टर्म के अंदर है, उसका जब आप स्क्वायर लेते हो तो वो एरिया बन जाता है। तो वो चाहता है कि जी ऐसी लाइन को मैं सेट करूं इन डाटा पॉइंट्स पे कि जो आपका स्क्वायर डिस्टेंस है वो कम से कम हो। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। आपके पास जो बेसिक इक्वेशन है वो तो ये है ना कि जी वाई कैप ए और बी। ए आपके पास y का इंटरसेप्ट है, किस जगह पे आपके पास इंटरसेप्ट होती है लाइन या जहां से स्टार्ट होती है, और जो b है वो आपके पास लाइन का स्लोप बता रही होती है। ठीक है, अब आपने y इसके अंदर क्या निकालना है, आपका सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हम b और a की वैल्यू किस तरह निकाल सकेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि जी आपके पास जो डाटा है उसकी समीशन एक्स वाई, ये हम देखते हैं ये क्या है, मगर डाटा जो आपके पास ओवरऑल फार्मूला है बी का वो ये है, और जो आपके पास ए का फार्मूला है वो ये है कि जी आपका जो डाटा है उसके अंदर से कुछ वैल्यूज हम देखते हैं ये कौन सी वैल्यू है, वाई बार क्या होता है, एक्स बार क्या होता है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले बी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद ए की वैल्यू निकालोगे। तो ये जो दो इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं ये लीस्ट स्क्वायर मेथड की इक्वेशंस हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप क्या करते हो, आपकी कोशिश ये होती है कि जो आप लाइन सेट करने जा रहे हो और जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन है वो कम से कम हो। वो किस तरीके से कम हो सकती है, बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज फॉर ए एंड बी, और फिर उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जी ए और बी क्या है और फिर इनमें से बेहतरीन लाइन कौन सी गुजरेगी। वही आपके पास डाटा है कि जी टाइम पीरियड्स पिछले साल का 2003 से लेके 2009 तक का आपके पास ये डिफरेंट ईयर्स हैं, उनकी कुछ इलेक्ट्रिक पावर डिमांड है किलोवाट्स में, मेगावाट्स जो भी करनी है। पहला टाइम पीरियड क्या था, पहला टाइम पीरियड आपका 1 2 3 4 2003 से आपने स्टार्ट किया था और 2009 तक आपके पास डाटा है। अब आपने 2010 को प्रोजेक्ट करना है, तो आप किस तरह प्रोजेक्ट करोगे, उसके लिए आप ट्रेंड प्रोजेक्शन की टेक्निक यूज करोगे और आपके पास इस डाटा से 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास इसको कह देंगे ये क्या है, ये टाइम पीरियड्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, और इन टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रही है आपकी पावर की सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक पावर डिमांड वो जो है वो क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, वो इस केस के अंदर डिपेंडेंट हो जाएगी। डिपेंडेंट क्या थी हमारे पास y बार, और जो इंडिपेंडेंट थी वो x। ठीक है, तो समीशन ऑफ x का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 इन सारी वैल्यूज को आप एड अप कर दोगे तो आपके पास समीशन ऑफ x आ जाएगा। समीशन ऑफ y क्या है कि जो आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको जब आप एड अप करोगे तो आपके पास ये वैल्यू, इन सारों को जब आप एड अप करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की समीशन से क्या मुराद है कि जी आपके पास x क्या था फर्स्ट पीरियड में 1, सेकंड पीरियड में x क्या था 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तीसरा पीरियड जो है उसमें x क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 6 7 इनका जब आप स्क्वायर लोगे, जब आप स्क्वायर ले लोगे तो इन सारी वैल्यूज का जो एडिशन होगी दैट विल गिव यू दी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह एक्स वाई क्या है, एक्स है आपके पास टाइम पीरियड 1 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे 75 से, x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू से तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह आप इसको 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे
2 को जब आप x की वैल्यू को जब आप y से करोगे 79 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम xy निकाल सकते हैं। xy की समीशन क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने एडअप कर दिया, ठीक है। अब आपने इनको यूज़ करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड के जो दो हमने फॉर्मूले पिछली स्लाइड के अंदर यूज़ किए थे ना, a और b की वैल्यू निकालने के लिए। a और b की जब वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, समीशन ऑफ एक्स वाई। अगर आप देखें तो यहाँ हमने निकाली है। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। इस केस के अंदर 7 टाइम पीरियड्स हैं हमारे पास। 7 टाइम पीरियड्स या 7 हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम n की वैल्यू जो है इस केस के अंदर क्या लेंगे? 7 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने n की केस 7 ले ली। x बार का क्या मतलब होता है? x बार का मतलब होता है मीन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मीन किस तरह ली जाती है? जब आप किसी भी ये जो आपने समीशन लिया था ना, समीशन ऑफ x लिया था, इसको जब हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स यानी n की वैल्यू से करेंगे तो आपके पास मीन वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। इसी तरह y बार भी जो हमने समीशन ऑफ y लिया था उसको डिवाइडेड बाय पीरियड्स, कितने पीरियड में है? n पीरियड्स है ना, तो n पीरियड्स इसके अंदर क्या है? 7। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो x बार एंड y बार है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह b के अंदर जो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमने इधर से निकाला हुआ है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह n इंटू वाई बार n इंटू एक्स बार स्क्वायर। तो x बार क्या है? जो मीन ऑफ x वैल्यू क्या है आपके पास? वो 4 है। उसका जब आप स्क्वायर ले लोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर टाइम पीरियड्स जो हमारे पास इस केस के अंदर 7 हिस्टोरिकल डाटा है, 7 डाटा पॉइंट्स हैं, तो उससे हम शो कर सकते हैं। और जब ये आप इसकी इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालोगे तो आपके पास अराउंड 10.50 वैल्यू आ जाएगी b की, ठीक है। अब a की वैल्यू हमने निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास b की वैल्यू होना ज़रूरी है। इसी तरीके से y बार एंड x बार, मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ x होना ज़रूरी है। मीन ऑफ y तो हमारे पास पहले से ही निकला हुआ है, b की वैल्यू भी हमने निकाल ली है और हमारे पास x की भी मीन वैल्यू मौजूद है। ये जब आप डालेंगे फॉर्मूलाज के अंदर तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी विच इन दिस केस इज 56.70। तो अब हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किस तरह से बनाई? जो इक्वेशन थी वो किस तरह से थी कि जी जो लाइन हमने प्रेडिक्ट, अब हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा था ना, हिस्टोरिकल डाटा पे हमने एक लाइन फिट करनी है। लाइन फिट करने के लिए हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया। लीस्ट स्क्वायर मेथड ने कहा कि जी b और a की वैल्यू निकालो। पहले b और a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उन b और a की वैल्यू को हमने यूज करना है। तो वो किस तरीके से यूज करेंगे कि जी आपके पास जो y कैप या प्रेडिक्शन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स। तो अब हमने a की वैल्यू निकाल दिया, दैट इज 56.70 प्लस b की वैल्यू जो है इसके अंदर 10.54 है और इसके साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने कहना है कि जी मैंने प्रेडिक्शन करनी है 8वें पीरियड की। 7 पीरियड तक तो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा था ना, तो अब मैंने प्रेडिक्शन करनी है कि जी 8वें पीरियड में क्या होगा। तो मैं इसको अब मैंने प्रेडिक्शन करनी है 8वें पीरियड की, तो मैं इसके अंदर 56.70 प्लस 10.54 x की वैल्यू जो है मैं 8 रख दूंगा। तो जो वैल्यू आएगी ना वो हमारी प्रेडिक्शन आ जाएगी 2010 की। तो ये इस तरीके से हम ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपके पास इस तरह से बन गई और ये आपने ये डाटा के अंदर देखें, हमारे पास डिफरेंट डाटा पॉइंट्स थे हमारे पास डिफरेंट। उन डाटा पॉइंट्स पे हमने एक लाइन सेट की है। वो लाइन क्या कर रही है? वो उन सारे डाटा पॉइंट से गुजर रही है और जो एरर है उसको मिनिमाइज कर रही है। वो ट्रेंड लाइन इधर इस तरीके से शो हुई हुई है ग्रीन में, और वो उसकी इक्वेशन जो है वो ये है, y कैप
इज इक्वल टू 56.70 प्लस 10.54। ये आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है, या आपके पास अब आपने जितनी प्रिडिक्शन करनी है आप इससे कर सकते हो। कि हिस्टोरिकल डाटा तक तो आपके पास डाटा था, अब इस पॉइंट से आगे आपने प्रिडिक्शन करनी है, तो आप यही जो इक्वेशन आपने निकाल ली है लाइन की, इसी को यूज करके आप आगे के डाटा की x की वैल्यू डालो, आपके पास y की प्रिडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है, इसको कहते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन। कि आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा है, उसमें से ट्रेंड निकाल के फ्यूचर में उसको प्रोजेक्ट कर दो, तो इसको ट्रेंड प्रोजेक्शन कहा जाता है। कुछ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर ख्याल रखना पड़ता है जिनका। अब ट्रेंड प्रोजेक्शन जो है, लीस्ट स्क्वायर रिक्वायरमेंट किसके अंदर यूज हो रही है? ट्रेंड प्रोजेक्शन टेक्निक के अंदर यूज हो रही है। ट्रेंड प्रोजेक्शन, आप क्या कर रहे हो, हिस्टोरिकल डाटा से डाटा ले रहे हो, हिस्टोरिकल डाटा से एक ट्रेंड बना के उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि जी 2008 तक तो हमारे पास डाटा था, अब 2009 में हमने प्रोजेक्शन करनी है। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है? लीस्ट स्क्वायर टेक्निक है। लीस्ट स्क्वायर टेक्निक क्या अज्यूम करती है कि जो डेविएशन है या जो एरर है, वो जो उसका स्क्वायर जब उसको कर लोगे तो वो स्क्वायर्ड एरर सारे का सारा कम से कम होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी आप लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर रहे होते हो तो इट इज ऑल्सो ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप डाटा को प्लॉट करो। डाटा को जब प्लॉट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि डाटा लीनियरली ऊपर जा रहा है। कभी कभी डाटा एक खास हद तक जाके फिर टेढ़ा हो जाता है, तो नॉन लीनियर भी होता है। तो इट्स अ गुड अजम्पशन कि जी आपके पास पहले आप डाटा को प्लॉट करें, तो अगर डाटा इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा तो इट इज लीनियर। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि डाटा के अंदर ऐसे नॉन लीनियरिटी आ रही हो, तो लीस्ट स्क्वायर को यूज करने के लिए, क्योंकि इट्स अ लीनियर अप्रोच, जरूरी है कि डाटा को प्लॉट करके देख लो कि वो लीनियरली स्प्रेड हुआ हुआ है या ऐसे उसके अंदर कोई लीनियर ट्रेंड है। नॉन लीनियर ट्रेंड के लिए भी टेक्निक्स हैं, मगर लीस्ट स्क्वायर की जो टेक्निक है ये सिर्फ लीनियर डाटा पे चलता है। अब इसकी बात ये भी है कि जी अगर आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है तो आप बहुत आगे तक इसको यूज नहीं कर सकते। लेट्स से कि जी आपके पास पिछले 20 सालों का डाटा है, तो उस 20 साल के डाटा पे आप सिर्फ अगले 3 से 4 साल को प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको बहुत आगे तक नहीं कि जी पिछले 20 साल का डाटा है तो अगले 10 साल या अगले 15 साल के लिए आप प्रोजेक्शन कर रहे हो। ट्रेंड प्रोजेक्शन तभी यूज होती है कि जी आपके पास ज्यादा हिस्टोरिकल डाटा है और जरा सा आगे आपने जाना है। ठीक है, आपके पास सब कुछ पीछे पर आपने हिस्ट्री देख ली, अब आपने एक छोटा सा स्टेप लेना है आगे, वो छोटा सा स्टेप आप ट्रेंड प्रोजेक्शन से ले सकते हो। अब तीसरी जो इसके अंदर लीस्ट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट तो हमने देख ली ना कि आप सिर्फ लीनियर डाटा पे लगाओ। इसके लिए आप डाटा को प्लॉट कर लो और देख लो कि जी आपका जो डाटा है वो लीनियर है कि नहीं, या नॉन लीनियरिटी है तो उसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मगर लीस्ट स्क्वायर की टेक्निक इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको सिर्फ लीनियर डाटा पे देखो। दूसरी जो इसके अंदर बात है कि लीस्ट स्क्वायर की टेक्निक के अंदर या ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर आप कोशिश करो कि आपके पास हिस्टोरिकल डाटा हो, उस हिस्टोरिकल डाटा का 10 to 15% आप आगे देख सकते हो। अगर आपके पास पीछे 100% डाटा पड़ा हुआ है तो आप आगे जाके उस 100% का सिर्फ 15% तक आगे जा सकते हो। यानी कि अगर पिछले 100 साल का डाटा है तो फिर आप आगे 10 साल या 15 साल देख सकते हो। अगर आपके पास पिछले 200 साल का डाटा है तो उसी हिसाब से फिर आप आगे 20 से 25 साल आगे देख सकते हो। तो जितना ज्यादा आपके पास पीछे डाटा है उसका 15 to 20% आप आगे देख सकते हो। तीसरी जो है इसकी अजम्पशन लीस्ट स्क्वायर की कि जो ये लीस्ट स्क्वायर एक लाइन और जो एरर है उसको कम करने की कोशिश करता है ना, स्क्वायर्ड ऑफ एरर। तो इसकी ये होती है कि एरर जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर है दैट इज ऊपर भी उतना ही एरर होगा जितना नीचे होगा, दाएं भी इतना एरर होगा जितना बाएं होगा। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर है वो रैंडमली है
कि जी पहली डेविएशन के अंदर अगर ऊपर है तो दूसरी के अंदर ज़रा नीचे होगा, एरर ज़्यादा होगा, तीसरे पॉइंट के अंदर ज़रा साइड पे ज़्यादा एरर होगा। तो इसकी कोशिश ये होती है लीस्ट स्क्वायर मेथड की कि जो एरर है उसको वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करे, आगे भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करे जितना पीछे कर रहा है, लाइन के ऊपर भी उतना डिस्ट्रीब्यूट करे जितना लाइन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब एट दिस पॉइंट तो स्टूडेंट आज जो हमने देखा कि जी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की कुछ टेक्निक्स हमने डिस्कस की कि जब आपके डेटा के अंदर इरेगुलरिटीज आ रही हों तो आप उनको किस तरीके से आयरन आउट कर सकते हो, और इरेगुलरिटीज के साथ अगर ट्रेंड भी आ रहा हो तो फिर आप उसको किस तरीके से एक ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर सकते हो। आज हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट पढ़ा है, और दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जी ट्रेंड को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है। इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।